गुड मॉर्निंग। स्प्रिंग अप योर ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी तक हम देख चुके थे जुलाई मंथ की करंट अफेयर में और इंटरनेशनल, नेशनल और टेक्नोलॉजी सेक्शन को। अभी हम आर्थिक और इकोनॉमी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट है कि भारत ने गैर बासमती सफ़ेद चावल पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ये प्रतिबंध किसकी रिपोर्ट पे? ये मौसम विभाग की रिपोर्ट पे लगाया गया है, क्योंकि अभी तक की जो बारिश हुई है वो लगता है कि बहुत बारिश हो चुकी है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में बारिश की कम आशंका है। और जैसा कि चावल की खेती के लिए अराउंड 30 दिन तक खेत में पानी भरा रहना ज़रूरी है, उसके बेस पे इन्होंने मौसम विज्ञान की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि अगर यहाँ से सप्लाई होती रहेगी तो भारत में खुद में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आने की स्थिति हो सकती है। तो इस बेस पे किसने लगाया है? ये लगाया खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया। इसके बेस पे ही यूएसए जैसे देशों में, यूके जैसे देशों में जहाँ पे भारत के चावल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पर लोग इसको चावलों को स्टोर करने लगे। ठीक है, उसके बाद में है सेकंड फैक्ट है कि भारत व बांग्लादेश अपने रुपए में व्यापार को लेन देन शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? भारत व बांग्लादेश ने अमेरिकी डॉलर की पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत व बांग्लादेश ने व्यापार शुरू किया। ऐसे भारत ने 36 देशों के साथ में 36 कंट्रीज के साथ में ऐसा समझौता किया है, जिससे कि भारत के रुपए और उनकी लोकल करेंसी में व्यापार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है थर्ड फैक्ट है कि पशुधन क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम लॉन्च की है। पशुधन क्षेत्र के लिए, ठीक है, तो पशुधन क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए है कि ये पशुधन क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में एमएसएमई का लाभ उठाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए। अब यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी। ठीक है, ये 3 सेक्टर्स में ये दी जा रही है पशुधन क्षेत्र में। और इनमें आगे है कि क्रेडिट गारंटी फंड इनको दिया जा रहा है। पशुपालन व डेयरी विभाग ने 750 करोड़ के फंड की स्थापना की। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कितने 750 करोड़ रुपए का फंड की स्थापना की है। जैसे कि हम इकोनॉमिक सेक्शन के सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो वहाँ पे तो उस बेस में ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऋण गारंटी स्कीम क्या है, और ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, ये 3 सेक्टर्स में ये स्कीम दी जा रही है। और इसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड है, ये दिया जा रहा है कितने 750 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब ये फंड का क्या उद्देश्य है? यह फंड ऋणदाता संस्थानों द्वारा एमएसएमई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% का क्रेडिट कवरेज करेगा। ठीक है, जो ऋणदाता संस्थान है उनके द्वारा एमएसएमई सेक्टर को जो ऋण सुविधाएं दी जा रही हैं उनके 25% का क्रेडिट कवरेज करेगा। उद्देश्य क्या है? पहली पीढ़ी के उद्यमी तथा समाज के, अब यहाँ पे सभी को नहीं दिया जाएगा, ये पहली पीढ़ी के उद्यमी तथा समाज के वंचित वर्ग के लोगों जिनके पास उद्यमों की सहायता के लिए विपणन योग्य धन नहीं है या फिर अभाव है उनको समर्थ करने के लिए दिया जाए। जो पहले से समर्थ हैं उनके लिए नहीं दिया जाएगा, इसमें कुछ क्राइटेरिया है, उसके बेस पे ये दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद में एनिमल, अभी इसमें जो भी है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है इसमें। तो उस स्कीम के तहत इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसमें 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। किसी भी अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कुल परियोजना लागत के 90% तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, ऋण कितना दिया जाएगा? 90% तक दिया जाएगा। कौन कौन सी बैंक दे सकते हैं? शेड्यूल बैंक के अंतर्गत जो भी बैंक आते हैं और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक है, इन दोनों को, अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास बैंक।
ठीक है, इनके तहत। और इसमें ब्याज में कितनी छूट, 3% की छूट दी जाएगी। ठीक है, कौन सा है ये स्कीम, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। ठीक है, उसके बाद में है भारत ने 6G अलायंस का शुभारंभ किया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है 6G अलायंस का नाम क्या है, B6GA। ठीक है, B6GA, इस अलायंस का नाम है B6GA। अब इसमें है, ये किसके द्वारा चलाया है, दूरसंचार विभाग द्वारा ये चलाया जा रहा है, दूरसंचार विभाग द्वारा। यह एक सहयोगी प्लेटफॉर्म है जिसमें सार्वजनिक, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान, मानव विकास संगठन शामिल हैं। कौन कौन से हैं, पब्लिक, प्राइवेट, शिक्षाविद आ जाती है, फिर अनुसंधान और इनोवेशन रिसर्च वाले जो भी संस्थान, मानव विकास संस्थान जो HR पे काम कर रहे हैं, वो 5 इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, 5 लोगों का समूह, पब्लिक, प्राइवेट, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानव विकास संस्थान। ठीक है, उसके बाद में इसका प्राथमिक उद्देश्य 6G प्रौद्योगिकी की व्यावसायिक व सामाजिक ज़रूरतों को समझना है। ठीक है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, 6G प्रौद्योगिकी की व्यावसायिक व सामाजिक ज़रूरतों को समझने के लिए ये क्या है, किसके द्वारा चलाया गया, दूरसंचार विभाग के द्वारा चलाया गया। ठीक है, उसके बाद में है गोड्डा विद्युत संयंत्र। गोड्डा विद्युत संयंत्र कहाँ पे, ये किसके द्वारा लगाया गया, अडानी समूह के द्वारा लगाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय पावर प्लांट। अब जहाँ पे कहीं पहला शब्द और ऐसी चीज़ आती है तो ऐसा पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पावर प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पावर प्लांट लगाया गया है गोड्डा विद्युत संयंत्र। कहाँ पे, किसके द्वारा, अडानी समूह के द्वारा ये लगाया गया है। और ये कहाँ पे लगाया गया है, झारखंड। ठीक है, झारखंड में लगाया गया है गोड्डा। झारखंड में स्थित 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है, जो जहाँ उत्पादित विद्युत की 100% आपूर्ति बांग्लादेश को दी जा रही है। और ये किसको दी जाएगी, ये भारत को नहीं, बांग्लादेश को दी जाएगी। ठीक है, अगेन दोबारा देख लेते हैं इसको। पहला अंतर्राष्ट्रीय पावर प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, झारखंड में लगाया गया है, और उसका नाम क्या है, गोड्डा विद्युत संयंत्र है उसका नाम। किसके द्वारा, अडानी समूह के द्वारा लगाया गया है। और इसकी जो विद्युत आपूर्ति होगी उसकी 100% आपूर्ति बांग्लादेश को दी जाएगी इसकी। ठीक है, काकरापारा, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, यहाँ पे यही है कि ये भारत की पहली स्वदेशी इंडिजीनियस एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिससे श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में माहो से अमोनथाई तक पुनर्निर्मित रेल लाइन का लोकार्पण किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा, तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, जनरली देख सकते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद केंद्र सरकार ने जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए प्रति मैट्रिक टन उर्वरक पर कितनी राशि को बाजार विकास सहायता MDA की मंजूरी दी है, 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये की केंद्र सरकार ने जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये की MDA की मंजूरी दी है। ठीक है, कौन सी कंपनी एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में भागीदार करने वाली भारतीय कंपनी बनी है, पहली भारतीय कंपनी बनी। जहाँ पहली शब्द आ गया तो वो इम्पोर्टेंट है, पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में भागीदार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। कौन सी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है कि बाघों को राज्यवार गणना के अनुसार देश का पहला टाइगर स्टेट कौन सा है, बाघों की राज्यवार गणना कर रहे हैं, कौन सा है, मध्य प्रदेश। ऐसे चीता हुआ, बाघ हुआ, ऐसे में कौन आता है, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश नेशनल टाइगर डे पे, जो कि नेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को नेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है,
तो उसमें बाघों की राज्यवार गणना कहाँ पे की जा रही है? मध्य प्रदेश में। मानव रहित विमान प्रणाली, मानव रहित विमान प्रणाली एवं अभिनव वायु गतिशीलता में सहयोग के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? किस एजेंसी के साथ? यूरोप संघ विमानन सुरक्षा, ठीक है, यूरोपीय संघ की विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ में सहयोग किया है नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ऐसा एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम ने दिल्ली में किस राज्य के साथ में अपने पहले सहयोग का शुभारंभ किया है? गुजरात राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम ने दिल्ली में गुजरात राज्य सरकार ने शुभारंभ किया, ठीक है। सहारा समूह जमाकर्ताओं के रिफंड पाने में मदद के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो जिनके सहारा का जो घोटाला हुआ था उसमें जिन लोगों के पैसे अटक गए थे उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया, CSCR सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जुलाई के लिए था तो उसी टाइम पे ख़त्म हो गया। किसानों व हितधारकों द्वारा खेतों पर फिनफिश, झींगा व मोलस्क की बीमारियों को स्वयं रिपोर्टिंग वैज्ञानिक तकनीक सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। और रिपोर्ट फिश डिजीज, ये ऐप के नेम से ही पता चल रहा है, रिपोर्ट फिश डिजीज। जो मछलियों में जो बीमारी होती है उनके लिए एक ऐप बनाया गया है। कौन सा है? रिपोर्ट फिश डिजीज, ठीक है। जुलाई में दुनिया का चौथा बड़ा बैंक कौन सा बना? जुलाई में दुनिया का HDFC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जुलाई तक, पर ये जुलाई का फैक्ट है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ऐसे फैक्ट RPS से पूछती है। तो 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। राज्य के राज्यसभा सांसद कौन है? राज्यसभा सांसद जिन्हें जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल किया, घनश्याम तिवाड़ी जी हैं, जो कि जयपुर से आते हैं। घनश्याम तिवाड़ी जी को राज्यसभा सांसद के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनको उपराष्ट्रपति पैनल में शामिल किया है घनश्याम तिवाड़ी को। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय खुला है, दिल्ली में दुनिया का, अब ये दुनिया का है तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। अब ये पूछा है दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे खुला है? दिल्ली में खुला है, और उसका नाम क्या है? युगे युगीन भारत। तो ये युगे युगीन भारत से ही समझ में आ रहा है कि ये सब दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है और सबसे युग की चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये प्राचीन जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलेंगी संग्रहालय में, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? युगे युगीन भारत। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे खुला है? दिल्ली में, और उसका नाम क्या है? युगे युगीन भारत। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा निर्यात जो कि कम्पैरेटिव जो फेडरलिज्म के तहत जो चीज़ें चल रही हैं आज, जो नीति आयोग ने, जो थिंक टैंक है हमारा, उसने जो कम्पैरेटिव फेडरलिज्म चलाया है उसके तहत निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। और राजस्थान की मैदानी राज्यों में 6th रैंक है, ठीक है। जो कैटेगरी बना रखी है उनमें राजस्थान मैदानी राज्यों में 6th रैंक पर है और तमिलनाडु 1st रैंक पर, ठीक है। और इसके क्या बेस है? निर्यात तैयारी सूचकांक के लिए क्या क्या बेस हैं? 4 स्तंभ है इसके। नीति क्या पॉलिसी है? व्यापार क्या ट्रेड इकोसिस्टम क्या है? निर्यात इकोसिस्टम, निर्यात एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्या है? और निर्यात में प्रदर्शन कैसा है? 4 है। एक तो पॉलिसी हो गई, उसके बाद में ट्रेड इकोसिस्टम हो गया, उसके बाद में एक्सपोर्ट इकोसिस्टम हो गया, और उसके बाद में एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो ये हैं 4 स्तंभ।
उसके बाद में देखते हैं ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची में। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2023, सैन्य ताकत सूची 2023 के अनुसार भारतीय सेना का दुनिया में कौन सा क्रमांक है? भारतीय सेना का सैन्य ताकत में भारत 4th नंबर पे पहुंच गई है। सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन सी है? यूएस, उसके बाद में रशिया है, ठीक है, उसके बाद में चाइना है, और उसके बाद में इंडिया है। इंडिया 4th नंबर पे पहुंच गई है सैन्य ताकत में। तो ये अपने आप के लिए बहुत अच्छी बात है, भारत 4th नंबर पे पहुंच गई है। ऐसा फैक्ट पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऐसी रिपोर्ट कौन निकालता है? ऐसी रिपोर्ट निकालता है सिप्री। सिप्री एक संस्था है जो कि ऐसी रिपोर्ट निकालता है सैन्य ताकतों से रिलेटेड, ठीक है, और हथियारों से रिलेटेड सैन्य ताकत से रिलेटेड कौन? सिप्री ऐसी संस्था है जो कि ये ऐसी इंडेक्स निकालता है। दिल्ली में वैश्विक सम्मेलन के सबसे बड़े स्थान के रूप में विकसित केंद्र का लोकार्पण किसने किया? वैश्विक सम्मेलन जो कि ग्लोबल सम्मेलन कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, तो उनके सबसे बड़े स्थान के रूप में विकसित केंद्र का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम नाम दिया गया है। तो ये देख सकते हैं भारत मंडपम क्या है? भारत मंडपम ऐसे पूछा जा सकता है, भारत मंडपम क्या है? भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। G20 की शिखर बैठक इसी में प्रस्तावित है, और 7,000 लोगों को सामूहिक क्षमता की बैठक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 7,000 पीपल इसकी कैपेसिटी है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, जिसको क्या नाम दिया गया है? भारत मंडपम नाम दिया गया है। अब यहाँ पूछा जा सकता है भारत मंडपम क्या है? भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट राजस्थान की समसामयिकी में हम देखते हैं। पहला फैक्ट है प्रधानमंत्री का सीकर दौरा। प्रधानमंत्री जी सीकर के दौरे पे गए, तो सीकर के दौरे पे गए तो उस टाइम पे चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर व गंगानगर में 5 नए चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? 5 चिकित्सा, अब ये इम्पोर्टेंट है, 5 चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। तो हमारे ज्योग्राफी में हम लाइव स्टॉक सेक्शन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं और इन सारी चीज़ों को, चिकित्सा महाविद्यालय और इन चीज़ों को। तो चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर व गंगानगर में, ये गंगानगर हो गया, सीकर हो गया, और ये धौलपुर हो गया, ये चित्तौड़गढ़ हो गया, और ये सिरोही हो गया। सिरोही, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सीकर और गंगानगर, 5 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया। तो ये हमारे यहाँ पे 5 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। ये अपने लिए अच्छी बात है कि राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगानगर, सीकर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में 5 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए। उसके बाद में है 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किए गए? 6 आदर्श महाविद्यालय, 2 उदयपुर में, 2 बांसवाड़ा में, 1 प्रतापनगर में और 1 डूंगरपुर में। इनको याद कर सकते हैं, ये कहाँ पे? अपने साउथ रीजन में ही किए गए हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं, जैसे तो ये वाला एरिया हम देख सकते हैं। इनको एक तो हो गया बागड़ रीजन में और ये उदयपुर रीजन में। तो ये देख सकते हैं बागड़ में और उदयपुर में, 2 तो उदयपुर में खोल दिए हैं और एक डूंगरपुर में, एक डूंगरपुर में, एक प्रतापगढ़ में और एक बांसवाड़ा में, ठीक है। और 2 बांसवाड़ा में, 2 उदयपुर, 2 बांसवाड़ा, 1 डूंगरपुर और 1 प्रतापगढ़ में ये खोल दी गई है, ठीक है। 6 एकलव्य आदर्श आवासीय महाविद्यालय। अब और इनका एक अच्छा है कि एकलव्य आदर्श
एकलव्य से रिलेट कर सकते हैं हम ट्राइबल एरिया, ठीक है। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कहाँ पे खुलेंगे? ट्राइबल एरिया में। तो ट्राइबल एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? और जैसे हम इस मैप के थ्रू देख सकते हैं कि एक तो प्रतापगढ़ में खोल दी गई है, ठीक है, और ये उदयपुर में 2 खोल दी गई हैं, यहाँ पे 2 ये यहाँ पे खोल दी गई हैं, डूंगरपुर में, 1 डूंगरपुर में और 2 बांसवाड़ा में, ये खोल दी गई हैं, ठीक है। 2 उदयपुर, 1 डूंगरपुर, 2 बांसवाड़ा और 1 प्रतापगढ़ में, ठीक है, यहाँ पे खोल दी गई हैं। उसके बाद में केवी तिमरी जोधपुर का उद्घाटन किया गया। केवी तिमरी कहाँ पे? जोधपुर में किया गया। केवी का तिमरी जोधपुर में उद्घाटन किया गया। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सल्फर युक्त यूरिया की नई किस्में यूरिया गोल्ड। अब यूरिया गोल्ड किससे रिलेटेड है? सल्फर युक्त यूरिया है। कौन सा है? सल्फर युक्त यूरिया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। यूरिया गोल्ड किससे रिलेटेड है? सल्फर युक्त यूरिया से रिलेटेड, ठीक है। अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे को 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रसव बाज को मिला नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंट अवार्ड। और नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंट अवार्ड कहाँ पे किसको मिला है? प्रसव बाज को कौन सा मिला है? नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड। नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड प्रसव बाज को मिला है चिकित्सा क्षेत्र में अभिनव इनोवेशन के लिए। किसके लिए? चिकित्सा क्षेत्र में अभिनव इनोवेशन के लिए। इसमें संस्थागत प्रसवों की डिजिटलाइज क्लिनिकल केयर और मॉनिटरिंग के लिए प्रसव वॉच ऐप संचालित की जा रही है। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि प्रसव वॉच क्या है? प्रसव वॉच एक ऐप है, ठीक है। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंट अवार्ड मिला। नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंट अवार्ड किसके लिए? चिकित्सा क्षेत्र में अभिनव इनोवेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके तहत 3 बटालियन गठित की जाएंगी, ठीक है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब इंडस्ट्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कितनी? 3 बटालियन गठित की गई हैं। कहाँ पे की गई हैं 3 बटालियन? एक बालोतरा में, ठीक है, बालोतरा में जो रिफाइनरी पचपदरा में रिफाइनरी बनाया जा रही है, और बालोतरा अपने आप में इंडस्ट्रियल क्षेत्र है बाड़मेर में। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में और उसके बाद भिवाड़ी में, ठीक है। बालोतरा, चित्तौड़गढ़ और भिवाड़ी, ठीक है। अब इनको याद कर सकते हैं अपन BBC से। BBC बालोतरा, भिवाड़ी और चित्तौड़गढ़, BBC में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की 3 बटालियन का गठित किया गया है। कहाँ पे? BBC, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट अलवर में खनिज मिले हैं, ठीक है। नॉर्थ दिल्ली से और अलवर तक एक फोल्ड बेल्ट पाई जाती है। फोल्ड बेल्ट ऐसी होती है, ठीक है। इसमें सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन फोल्ड में सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे? नॉर्थ दिल्ली और अलवर के बीच में है। इसमें कौन कौन से मिले हैं? लेड मिला है, जिंक मिला है, सिल्वर मिला है। लेड, जिंक, सिल्वर और सल्फाइड मिनरल और कॉपर पाइराइट मिलने की संभावना व्यक्त की गई, ठीक है। नाहरगढ़, अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन का प्रारूप तैयार किया गया। इको सेंसिटिव जोन का प्रारूप तैयार किया। यह प्लान MNIT जयपुर द्वारा तैयार किया जा रहा है। किसके द्वारा तैयार किया? MNIT जयपुर द्वारा। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम तंत्र होता है, अपना इकोसिस्टम है, उसकी सुरक्षा के लिए आसपास के क्षेत्र को सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन इको सेंसिटिव जोन। और
संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के कोर और बफर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ऐसे होता है कि इस क्षेत्र को अपन ने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया, इसके आसपास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया, और यहाँ पे फिर ये कोई भी लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, इको सेंसिटिव जोन है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। बफर जोन है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे रिसर्च हो सकती है बफर जोन के आसपास में, और यहाँ पे तो आप पब्लिक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ के नियम व उपनियमों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। डॉक्टर एस के सरीन राइट टू हेल्थ, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे वही है कि राइट टू हेल्थ बिल एक्ट लाने वाला राज्य, सबसे पहला राज्य कौन है? राजस्थान राज्य बना है, और उसके लिए अभी नियम बनाए जा रहे हैं, नियम उपनियम, उनके लिए किस समिति के अध्यक्ष को बनाया गया है? डॉक्टर एस के सरीन को बनाया गया है, डॉक्टर एस के सरीन को। राजस्थान राज्य तेली घानी विकास बोर्ड। ठीक है, आप तेली से समझें, तेली समुदाय के लिए बनाया गया है, तेली समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नति के लिए बनाया गया है। अब इसमें क्या होता है? एक तो इसमें अध्यक्ष है, ठीक है, एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और एक इसमें वाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। ठीक है, उसके बाद में 3 अदर सदस्य हैं, और इस तरीके से 5 इसके सदस्य हो जाते हैं, 5 सदस्य हो जाते हैं। और 5 कैसे सदस्य होंगे? ये 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, गैर सरकारी सदस्य होंगे। ठीक है, प्रशासनिक विभाग कौन होगा? ठीक है, प्रशासनिक विभाग होगा कौशल, नियोजन व उद्यमिता विभाग, इसका प्रशासनिक विभाग हो। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट, तेली समाज का जो बोर्ड बनाया गया उसके लिए प्रशासनिक विभाग कौशल, नियोजन व उद्यमिता विभाग बोर्ड होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट फैक्ट है कि राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक। ठीक है, मृत शरीर को सम्मान के साथ में उसका अंत्येष्टि करने के लिए एक विधेयक लाया गया है। उस विधेयक में क्या क्या है? इसके द्वारा मृत शरीर को गरिमा सुनिश्चित करने के लिए इसको धरना प्रदर्शन पर दुरुपयोग के रूप में नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, धरना प्रदर्शन पर जैसे कि कई बार मृत व्यक्ति के शव को लाकर धरना प्रदर्शन किया जाता है, वो नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा अब लावारिस शवों को की डीएनए एवं जेनेटिक प्रोफाइलिंग का डेटा संरक्षित किया जाएगा, डीएनए प्रोफाइलिंग बना के। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये अभी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक जनरली देख सकते हैं कि परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में 1 वर्ष तक की सजा का व जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का मतलब कि डेथ हो गई है और लेकिन उसके घर वाले उसके शव को लेने से मना कर रहे हैं, तो उनके लिए 1 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परिजन द्वारा धरना प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर 2 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर परिजन उस शव का धरना प्रदर्शन में यूज करें तो 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। परिजन से अन्य व्यक्ति द्वारा शव नहीं लेने के विरोध पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का जुर्माना किया गया है। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृत का अंतिम संस्कार 24 घंटे में कराने की शक्ति है। अब जैसे होता है कि मजिस्ट्रेट होते हैं अपने डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, यहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है कि एक्टिंग मजिस्ट्रेट एएम की बात करें, उनको अंतिम संस्कार 24 घंटे में करना। अभी जैसे हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा जाता है कि अभी तक क्या था कि जो कलेक्टर का एक मजिस्ट्रेट वाला काम होता था कि उनको किसी भी पोस्ट अंतिम संस्कार कराना है तो वो रात्रि के टाइम पे ही करा सकते थे। ठीक है, तो वो अभी हटा दिया गया है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो भी अंतिम संस्कार हो 24 घंटे के अंदर कराना, ये कलेक्टर का काम। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान संगठित अपराध को नियंत्रण के लिए विधेयक लाया गया। ये बहुत ही अच्छा विधेयक है संगठित अपराध को का नियंत्रण लाने के लिए। इसमें अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना
की जाएगी ताकि मुकदमों को शीघ्र निस्तारण किया जा सके। ठीक है, इस तरह का कानून लाने वाला देश चौथा राज्य बन गया। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि संगठित अपराध, अभी जैसे राजस्थान में 2-3 अपराध हुए, लॉरेंस गैंग वाला अपराध हुआ, तो उसके तहत ये विधेयक लाए गए हैं और कि अपराधियों की अर्जित संपत्ति को जब्त करने से रिलेटेड है कि अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और मुकदमे का निस्तारण करने के लिए न्यायालयों की स्थापना, विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। और इससे पहले पूर्व महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऐसे 3 राज्य ऐसा कानून लेके आ चुके हैं। अभी चौथा कौन लेके आए? राजस्थान राज्य लेके आया। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थान के 3 अवार्डों की बात आती है। ये राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 3 वर्षों के पुरस्कार घोषित किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें है मीरा पुरस्कार है। ठीक है, मीरा पुरस्कार 2019-20 का पुरस्कार देखते हैं। सबसे पहले 2019-20 उस टाइम पे कोरोना आया था, उस टाइम पे पुरस्कार दिया गया है गोविंद माथुर साहब को ये पुरस्कार दिया गया है 19-20 का। ये किस कृति के लिए दिया गया है? मुड़ कर देखता है जीवन। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए कर सकते हैं कि जब कोरोना आया था तब हालत ऐसी हो गई थी कि आप जीवन है वो मुड़ कर देख रहा था, एकदम से रिवाइव हो गई थी सारी चीज़ें। हम गांवों की तरफ, शहरों के लोग गांवों की तरफ बढ़ना चालू कर दिया था शहरों के लोगों ने, तो एकदम से मतलब कि जैसे बोलते हैं कि जज्बात बदल गए, तो वही चीज़ है कि मुड़कर देखता है जीवन ने दोबारा से मुड़कर देखा। तो इसको कोरोना से याद कर सकते हैं कि हम दोबारा से बैक टू विलेज ऐसा हो गया था, तो मुड़कर देखता है जीवन। ये किसकी है? गोविंद माथुर साहब की है। ठीक है, गोविंद माथुर साहब की है 2019-20 में कृति है मुड़कर देखता है जीवन। उसके बाद में 2020-21 में अवार्ड दिया गया है 2020-21 में R.D. सैनी साहब को। R.D. सैनी साहब जो कि पिलानी के रहने वाले हैं, उनकी कृति है प्रिय ओलिव। ठीक है, R.D. सैनी साहब पिलानी से हैं, प्रिय ओलिव। उसके बाद में है, इसको याद करने का यही है कि जैसे R.D. साहब ने लिखे तो R.D. R और ये P से R.P. ठीक है, इनकी कृति है प्रिय, P फॉर प्रिय और R फॉर R.D. साहब। ठीक है, R और R.P. से याद कर सकते हैं कि R.D. सैनी साहब की कौन सी है? प्रिय। ठीक है, उसके बाद में है 2021-22 में किसको दिया गया है? डॉक्टर पद्मजा शर्मा, जो कि जोधपुर की रहने वाली हैं, डॉक्टर पद्मजा शर्मा। उन्होंने अभी 2020-21 में जैसे कोरोना के बाद में जो चीज़ें चेंज हुई कि एकदम से AI और MI पर काम होना ज़्यादा स्टार्ट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे। तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। 2021-22 में इन्होंने डॉक्टर पद्मजा शर्मा, जो कि जोधपुर की रहने वाली है, उन्होंने क्या कृति लिखी है? मोबाइल, पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियाँ। ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल में पिक लेते हैं, सेल्फी लेने का ज़माना है, और हॉस्टल से रिलेटेड अन्य कहानियाँ। ठीक है, तो ये मीरा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये मीरा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 3 हो गए। गोविंद माथुर साहब मुड़कर देखता है जीवन, R.D. सैनी साहब प्रिय ओलिव और डॉक्टर पद्मजा शर्मा मोबाइल, पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियाँ। ठीक है, उसके बाद में रंगे राघव साहब का हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजवीर सर पढ़ाते हैं रंगे राघव साहब के बारे में। ठीक है, तो इनको भरत कुछ इनको एक अच्छा सा नाम दिया गया है रंगे राघव साहब को। ठीक है, तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में अपन देख सकते हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है 2019-20 का अवार्ड दिया गया है। सबसे पहला संदीप मील साहब को। ठीक है, संदीप मील साहब सीकर के हैं और उनकी कृति है कोकिला शास्त्र। कौन सी है? कोकिला शास्त्र। संदीप मील, उनकी है कोकिला शास्त्र। उसके बाद में है रीना मेनारिया की है बनास के पार। ठीक है, बनास पार इनकी कृति है रीना मेनारिया की, तो ये उदयपुर की रहने वाली है। और दिनेश पांचाल डूंगरपुर के हैं, उनकी कृति है खेत।
ठीक है, कितनी साधारण स्वीकृति है खेत। तो 2019-20 में किनको दिया गया है, संदीप नील साहब को, किसके लिए, कोकिला शास्त्र, ठीक है। और 2020-21 में दिया गया है रीना मेनारिया को, उनकी है बनास के पार। और उसके बाद में 2020-21 में दिनेश पांचाल साहब को कृति है खेत, ठीक है। उसके बाद में देवीलाल सामर साहब ये है जिन्होंने 1960 में लोक कला मंडल की स्थापना की थी उदयपुर में एकाकी नाटक के लिए। देवीलाल सामर साहब उनका पुरस्कार दिया गया है 2019-20 में। अशोक राही साहब हैं, जयपुर के हैं अशोक राही। उन्होंने विष्णुगुप्त, चाणक्य और रावण मिल गया, ये उनकी कृति है। हाँ, तो ये नाटक के लिए दिया गया है अशोक राही साहब को 2019-20 का, विष्णुगुप्त, चाणक्य और रावण मिल गया, ऐसे 2 नाटक हैं। उसके बाद 2020-21 में राजकुमार बुनकर इंद्रेश, जयपुर के हैं राजकुमार बुनकर इंद्रेश। और उसके बाद में 2020-21 का प्रबोध गोविल साहब हैं, बता मेरा मौतनामा इनके लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख सकते हैं, 2019-20 का अशोक राही साहब को विष्णुगुप्त, चाणक्य और रावण मिल गया। 2020-21 में राजकुमार बुनकर इंद्रेश को। और 2020-21 में 21-22 में प्रबोध गोविल जो जयपुर के, बता मेरा मौतनामा। उसके बाद में है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया गया है। अब इनमें गिग वर्कर्स में कौन कौन से आते हैं, जो ओला, स्विगी, उबेर, जोमेटो, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर्स के रूप में जुड़े हुए लाखों लोग हैं, उनके संरक्षण के लिए गिग वर्कर्स के कल्याण हेतु विधेयक पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे भी गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान पहला राज्य बन गया है। बजट 2023-24 में 200 करोड़ का गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड की स्थापना की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसी चीज़ राजस्थान में पहली बार हुई है, ठीक है, और बजट से रिलेटेड भी है। तो ये पूछा जा सकता है, आरपीएससी मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड कितने करोड़ रुपए का है, 200 करोड़ रुपए का है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर, इनके पशु विश्वविद्यालय से रिलेटेड भी विधेयक पारित किया गया है। अब राज्य में 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हो जाएंगे, ठीक है, 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हो जाएंगे। पहले बीकानेर में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित है। पहले बीकानेर में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है, और अब जोबनेर में हो जाएंगे, ठीक है, 2 हो जाएंगे, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। पहले कहाँ बीकानेर में थे, अब कहाँ जोबनेर में भी स्थापित हो जाएंगे। और पहले बीकानेर वाले में 16 जिले अधिकार क्षेत्र में आते थे, और अभी जोबनेर वाले में जोबनेर के आसपास के 17 जिले इसके अधीन आ जाएंगे। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक लाने वाला भी राज्य बन गया, पहला राज्य बन गया, न्यूनतम गारंटी विधेयक लाने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान अब सभी ग्रामीण व शहरी परिवारों को, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण व शहरी परिवार, ना कि एक सिंगल पर्सन, परिवार के लिए 1 वर्ष में 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगा। परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी वृद्धजन, विशेषजन, विधवा, एकल महिलाएं, इनके लिए जो योजना चल रही है, इनको जो पेंशन दी जाती है वो 1000 रुपये, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड है सब न्यूनतम इम्पोर्टेंट है, न्यूनतम 1000 वर्ष कर दी गई है। और ये जो रोजगार गारंटी विधेयक लाया गया है, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, उसमें ग्रामीण व शहरी परिवार इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1 वर्ष में 125 दिन का रोजगार, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और राजस्थान अभी तक कितने में गिग वर्कर्स के लिए फर्स्ट विधेयक लाने वाला पहला राज्य बन गया है। दूसरा न्यूनतम गारंटी मिनिमम वेजेज एक्ट लाने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य बन गया है। इनमें एक साथ लिख के याद कर सकते हैं इनको। उसके बाद में राजस्थान सार्वजनिक
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम के लिए विधेयक लाया है। इसमें सजा व अधिक सख्ती का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब इसमें पहले न्यूनतम कारावास 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है, 5 से 10 कर दिया गया है, और अधिकतम जो सज़ा थी वो 10 वर्ष थी, 10 से बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अच्छा इनिशिएट है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये पूछा जा सकता है। कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, कोटा को विकास प्राधिकरण बनाया जा चुका है। इस रीजन में कोटा शहर, कैथून और तालेड़ा व केशवरायपाटन 4 जगहों को लिया जाएगा। कोटा शहर, ठीक है, कैथून जहाँ पे विभीषण जी का मंदिर है, एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून में है, तालेड़ा व केशवरायपाटन सहित 292, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं। तो अभी यहाँ पे यही है कि कितने कोटा विकास प्राधिकरण, अब यहाँ पे कोटा विकास प्राधिकरण का विधेयक बनाया जा चुका है, और ये 25 जुलाई को विकास प्राधिकरण बन गया है। विधेयक लाते ही विकास प्राधिकरण बन गया है। अब यहाँ पे राजस्थान में 4 विकास प्राधिकरण बन चुके हैं। पहला हो गया है जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा अजमेर, और अभी हो चुका है कोटा। ठीक है, तो जैसा कि स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ में लास्ट पेपर था इंडियन हिस्ट्री का, उसके 128 टेस्ट कॉल 141 में 128 क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान में कितने विकास प्राधिकरण हैं। तो वहाँ पे अभी भी आंसर 3 ही माना गया था, लेकिन अभी 4 हो गए करंट अफेयर के हिसाब से। तो ये आंसर माना जाएगा अभी कि कितने कोटा को विकास प्राधिकरण घोषित कर दिया जा चुका है। अभी है नेक्स्ट, इस अधिनियम द्वारा राजस्थान में ILD कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, ILD कौशल विश्वविद्यालय का नाम जयपुर का नाम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कर दिया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जयपुर में किया गया। इसमें संस्थागत पुरस्कार की श्रेणी में कौन कौन से जिले आए? झालावाड़ और हनुमानगढ़। संस्थागत पुरस्कार की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति शाहपुरा पंचायत समिति और राजसमंद पंचायत समिति को दिया गया, शाहपुरा और राजसमंद को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत सालौदा ग्राम पंचायत और मोयना ग्राम पंचायत, सालौदा ग्राम पंचायत और मोयना ग्राम पंचायत को दिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, बट पूछे जा सकते हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को एक्सीलेंस इन PSU पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अभी राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रही है, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को पहले ही स्कॉच अवार्ड मिल चुका है। अभी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को एक्सीलेंट इन PSU पुरस्कार मिला है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है। इनके जो कि आयुक्त हैं आवासन मंडल के, दोनों पुरस्कार वर्ल्ड HRD कांग्रेस की ओर से दिए गए, वर्ल्ड HRD कांग्रेस के द्वारा दिए गए हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत 9 से 15 अगस्त को ये आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बनाई जाने वाली अमृत वाटिका में देशज प्रकार के 75, तो अमृत काल में 75 चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ में 75 लाया जा रहा है। तो देशज प्रकार के 75 से अधिक पौधे, 75 या अधिक पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में ग्राम में माटी का कलश ग्राम पंचायत तक, गांव में तो माटी का कलश ग्राम पंचायत तक एवं ग्राम पंचायतों में माटी का कलश ब्लॉक स्तर तक, ब्लॉक में नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों द्वारा यह माटी कलश देश की राजधानी तक लाया जाएगा। ठीक है, देश की राजधानी तक लाया जाएगा। शहरी निकाय में भी यही प्रक्रिया है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि सेल पक्कम क्या है कि ये ग्राम, ब्लॉक व स्थानीय निकायों के स्तर पर अमृत सरोवर के पास में वाटर बॉडीज पंचायत
बिल्डिंग स्कूल के पास स्थानीय वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समर्पित श्रद्धांजलि स्थल है। तो ये क्या है, समर्पित श्रद्धांजलि स्थल। सैलपक्कम क्या है, ये पूछा जा सकता है कि पलकम क्या है, सैलपलकम है और ये श्रद्धांजलि स्थल है, श्रद्धांजलि स्थल है सैलपलकम। ठीक है। नेक्स्ट है गोरांसी कोटा। ब्राज़ील में आयोजित वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती, गोरांसी जो कि कोटा की रहने वाली है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट ये बन सकता है कि गोरांसी जो कि कोटा की रहने वाली है वो किस खेल से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को मिला आकांक्षी ग्रेड का दर्जा मिला है। ये किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान को 57.5, ये स्कोर याद करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा आकांक्षी ग्रेड मिला है। अब इसमें कौन कौन से इसके आधार हैं, क्या क्या बेस है। इसमें अधिगम परिणाम, अधिगम बोलते हैं लर्निंग रिजल्ट क्या है, इसमें किस तरीके से बच्चे लर्न कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच है, बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इक्विडिटी क्या है, शासन प्रक्रिया किस तरीके से, शिक्षा और प्रशिक्षण किस प्रकार का। ये 6 चीज़ों को आधार बनाया गया है इसमें। और किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने 17 पदक जीते हैं। ये कौन सा 32वां संस्करण था, कहाँ पे, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। ठीक है। इसमें राजस्थान ने 7 स्वर्ण व 10 कांस्य 17 पदक जीते। ठीक है। सिल्वर पदक नहीं जीता, 7 तो गोल्ड और 10 ब्रॉन्ज जीते। ठीक है। वुशु चैंपियनशिप 17 कहाँ पे आयोजित हुई, महाराष्ट्र में आयोजित हुई। राजस्थान युवा महोत्सव 2023। राजस्थान युवा महोत्सव 2023 उद्देश्य देश की प्रतिभाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण व सुविधा उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना। ठीक है। तो राष्ट्रीय राजस्थान युवा महोत्सव किससे रिलेटेड है, देश के प्रतिभाओं को चयन कर प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए स्वावलंबी बनाना। ठीक है। ये 3 स्तरों पर किया जाएगा, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर। ब्लॉक जिला स्तर पर आयोजित किया होगी। राजस्थान राज्य स्थापत्य कला का बोर्ड स्थापित किया गया है स्थापत्य कला के लिए। ये स्थापत्य कला के लिए बोर्ड किससे रिलेटेड है, कुमावत समाज से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान स्थापत्य कला बोर्ड किससे, कुमावत समाज के लिए। इसमें एक तो वो अध्यक्ष रहेगा, एक वाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा और 3 अदर 5 मेंबर रहेंगे। 5 कौन से रहेंगे, गैर सरकारी रहेंगे। ठीक, कोई भी सरकारी नहीं, गैर सरकारी रहेंगे। उसके बाद में मिशन वात्सल्य योजना, वात्सल्य से समझ में आ सकता है, वात्सल्य प्रेम से रिलेटेड है, जो कि माँ बाप दोनों का प्रेम होता है, उससे रिलेटेड है मिशन वात्सल्य योजना। अब ये किसके द्वारा दिया जाएगा, बाल संरक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण व बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों एवं कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में, अब यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण व संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा। ये बालकों को माँ बाप दोनों का प्यार मिल सके। बाल कल्याण व संरक्षण समिति प्रत्येक जिले में बनाई जाएगी। कहाँ पे, प्रत्येक जिले में। राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी बोर्ड, अवंतीबाई लोधी बोर्ड कहाँ पे बनाया जाएगा, लोधी समाज की स्थिति को सुधारने के लिए ये बनाया जाएगा। इसमें क्या है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 गैर सरकारी सदस्य, वही है अवंतीबाई लोधी बोर्ड। ठीक है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि स्वीप कार्यक्रम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका यूज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेंस में लिखते टाइम कर सकते हैं। स्वीप सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्वीप का फुल फॉर्म क्या है, यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वीप सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है। ये निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप कार्यक्रम है, मतदाताओं से जुड़ने का माध्यम है तथा चुनाव के समावेशी बनाने में अहम भूमिका है। कम परसेंटेज वाले मतदान केंद्र पर 75% मतदान कराने के लक्ष्य के तहत ये मिशन 75 के तहत संचालित है। ठीक है। अमृतकाल में है तो वही 75 चलेगा। स्वीप कार्यक्रम किसी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि लोग अभी भी
वोटर्स केवल अपने मत के बारे में जागरूक नहीं है, तो उनके मत के बारे में जागरूक कराने के लिए और उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए ये स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 100% आने का चांसेज है इसके। उसके बाद राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड। अहिल्याबाई होलकर बोर्ड, अब इसमें ये थोड़ा सा अलग है। अहिल्याबाई होलकर बोर्ड ये किस किस के लिए चलाया जा रहा है? पहले तो ये गडरिया, गायरी, घोसी, पूर्वी आदि इन वर्ग के मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चलाया जा रहा है। इसको बोल सकते हैं कि जो कि नोमैडिक ट्राइब है उनके लिए चलाया जा रहा है अहिल्याबाई होलकर बोर्ड। अब इसमें क्या है कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। ये थोड़ा सा अलग है, और कोई भी बोर्ड था उसमें 3 गैर सरकारी सदस्य थे, इसमें 5 हैं। ठीक है, अब इसका प्रशासनिक विभाग क्या होगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है, अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का प्रशासनिक विभाग क्या होगा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। उसके बाद में सत्यव्रत रावत चूंडा पैनोरमा कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। सत्यव्रत रावत चूंडा पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में तो ये जो भी पैनोरमा बने ये इम्पोर्टेंट है। ये पैनोरमा मैचिंग के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, जैसे मीराबाई का भी चित्तौड़गढ़ में बनाया गया, केसरी सिंह भारत का शाहपुरा में बनाया गया। सेम सत्यव्रत रावत चूंडा का कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। ये पैनोरमा एक मैचिंग के कॉन्सेप्ट में पूछे जा सकते हैं सारे के सारे। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम, और ये 1 से 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के 500 शिक्षक देश विदेश। अब ये TIE कार्यक्रम किससे रिलेटेड? टीचर्स के प्रशिक्षण से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, सारे महाविद्यालय हैं, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जो कि यूनिवर्सिटी के टीचर प्रोफेसर्स हैं, उनके की ट्रेनिंग से रिलेटेड ये कार्यक्रम है। इसका नोडल विभाग क्या है? कॉलेज शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है, कॉलेज शिक्षा विभाग। ठीक है, तो TIE की फुल फॉर्म क्या है? टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम। इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा ये चलाया जा रहा है कि भागीदारी से 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया। ठीक है, हमारी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक्सपोर्ट के लिए नैरोबी तक पहुंचे हुए, केन्या की राजधानी नैरोबी में। ये इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का कार्यक्रम कहाँ पे किया है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। किसके द्वारा किया गया? राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा। ठीक है, उसके बाद शिवदास मीना बेगमपुर टोंक। ठीक है, शिवदास मीना बेगमपुर टोंक तमिलनाडु का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। शिवदास मीना को ये राजस्थान से रिलेटेड है, इसलिए फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। दिव्य कला मेला कला से रिलेटेड है, तो कहाँ पे आयोजित किया गया? JKK में आयोजित किया है, JKK जयपुर में। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया। और देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगरों के उत्पादों में शिल्प कलाओं के प्रदर्शन के लिए दिव्य कला मेला, दिव्य से समझ आता है कि दिव्यांग उद्यमी उनके लिए ये आयोजित किया गया। ये श्रृंखला का 6वां मेला है। 5 मेले इससे पहले आयोजित किए जाते हैं, 6वां मेला है। इसके विभाग कौन सा होता है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ये 3rd संस्करण था इसका। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पे? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। उद्देश्य क्या था? राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का। उसके बाद में रुद्राक्ष खंडेलवाल जो कि भरतपुर के हैं। क्रोएशिया के ओसेजिक आयोजित विश्व शूटिंग
पैरा स्पोर्ट्स में भाग लिया। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। इन्हें 10 मीटर और 50 मीटर की SH1 का जीत हासिल की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं पहले जो कि ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक हुए, तो उनसे रिलेटेड भी है कि रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर के हैं। इन्होंने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में 2 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है, 10 मीटर में और 50 मीटर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में जीते। कौन है ये? रुद्राक्ष खंडेलवाल, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खुशी पूनिया भरतपुर, खुशी पूनिया भरतपुर की हैं, जो कि 6 यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। खुशी पूनिया किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, खुशी पूनिया बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नितिन गडकरी ने किस जिले में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया? प्रतापगढ़ में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना राजस्थान केंद्र सरकार स्वदेश दर्शन योजना है में प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं। कौन से शहर हैं? जोधपुर और बूंदी, ठीक है। जोधपुर स्वदेश दर्शन योजना में 2 शहर राजस्थान के शामिल हैं, जोधपुर और बूंदी। यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है कि स्वदेश दर्शन योजना किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है। इसमें जोधपुर और बूंदी राजस्थान के 2 शहर शामिल हैं। और जयपुर के 2 बांधों, ये इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है। राजस्थान के 2 बांधों को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन सा? नेवटा व कानोता बांध। तो इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान ज्योग्राफी और करंट के हिसाब से 2 बांधों को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में, ठीक है, विकसित किया जा रहा है। नेवटा बांध व कानोता बांध। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से चालू हो गया? 15 से 18 अगस्त 2023 से। इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन इंडिया एपिलेप्सी सोसाइटी द्वारा मिर्गी रोग पर जयपुर में आयोजित सम्मेलन कौन सा है? ईकॉन 2023, ठीक है। किससे? इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन एवं इंडिया एपिलेप्सी सोसाइटी द्वारा मिर्गी रोग से रिलेटेड है ये जयपुर में ईकॉन 2023। राजस्थान राज्य के विरुद्ध बयानों के लिए मंत्रिपरिषद से बर्खास्त राजन सिंह गुड़ा है, ठीक है, इनको बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद आरपीएम में किस बैंड के गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? किस बैंड को? महिला सेंट्रल पाइप बैंड। ये इम्पोर्टेंट है, महिला सेंट्रल पाइप बैंड को आरपीएम में गठन की मंजूरी दी गई है। नागौर जिले की नागौर व डेहे नागौर जिले के नागौर व डेहे तहसील के किस खनिज के नए भंडार मिले? लाइमस्टोन के। तो ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए, करंट और मिनरल से रिलेटेड। लाइमस्टोन के भंडार कहाँ पे मिले? नागौर व डेहे। नागौर की तहसील है डेहे में, ये मिले नागौर व डेहे में, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान को 31 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। पहले 30 जून थी, 31 जुलाई तक प्रशासन गांवों के संग अभियान को, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नवीन भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये इंपॉर्टेंट है जयपुर से रिलेटेड। जयपुर में क्या क्या बनाया जा रहा है? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड है, उसका नवीन भवन जयपुर में बनाया जाएगा। प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कितने पक्षी घर लवकुश वाटिका व अन्य स्थानों पर बनाए जाएंगे? 50 बनाए जाएंगे। प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के लिए 50 पक्षी घर बनाए जाएंगे, ठीक है। मतदान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने किस थीम पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन की हरी झंडी दिखाई? ठीक है, मतदान को भागीदारी बनाने के लिए मारो वोट हमारी पहचान, इस थीम के हिसाब से
मोबाइल डेस्टिनेशन वैन को हरी झंडी दिखाई। मारो वोट हमारी पहचान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मारो वोट हमारी पहचान, ये मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछा जा सकता है मतदान दिवस कब मनाया जाता है। मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी के लिए राज्य स्तर पर लैब कहाँ बनेगी। राज्य स्तर पर लैब बनेगी आरपीए जयपुर में, ठीक है, आरपीए जयपुर में सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी के लिए, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी के लिए लैब बनेगी आरपीए जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, आरपीए जयपुर में लैब बनेगी। जयपुर की विरासत नगरी आमेर, जयपुर की विरासत नगरी कौन सी है, आमेर, को किस रूप में, आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान जयपुर की कौन सी विरासत नगरी को, आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किसे जारी किया गया है, नूर शेखावत, नूर शेखावत जयपुर उनको सबसे पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर जिला प्रशासन द्वारा किए गए नवाचार के तहत पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई है, गांव मिर्जेवाला में लगाई गई है। श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा सैनिटरी नैपकिन के लिए फैक्ट्री गांव मिर्जेवाला, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत देवस्थान विभाग ने रेलवे की किस कंपनी के साथ एमओयू किया है, IRCTC के साथ एमओयू, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान में कितने स्थानों पर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे, 15 आवासीय विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक आवासीय विश्वविद्यालय संचालित किए जाएंगे, ठीक है, 15 किए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं, कौन है, राखी गौतम, जो कि कोटा से हैं। राजस्थान प्रदेश की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, राखी गौतम है, जो कि कोटा दक्षिण विधानसभा से आती हैं, राखी गौतम। राजस्थान भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, कप्तान भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल का दुष्यंत सिंह जाखड़ को। ओसेजिक वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में मेजबान अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक दिया टाइम 10 मीटर एयर राइफल में SH1 इवेंट में, ठीक है। उसके बाद में हैदराबाद में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता, नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है युग चेलानी, जो कि राजसमंद की रहने वाली युग चेलानी है, ठीक है। कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा सूर्य शिखर सम्मान किन्हें दिया गया, सूर्य शिखर सम्मान दिया गया मनीषा कुलश्रेष्ठ को, हिंदू सिंह सोढ़ा को। कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा सूर्य नगर शिखर सम्मान मनीषा कुलश्रेष्ठ और हिंदू सिंह सोढ़ा को दिया गया है। जयपुर स्थित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का कुलपति किसे, डॉक्टर देवस्वरूप को नियुक्त किया गया है। और यही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे, जयपुर में है। और अभी एक महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला गया है, वो कहाँ पे, जोधपुर में है, ठीक है। आयरलैंड के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, आयरलैंड के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से CP जोशी को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। CP जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट में प्रदेश को कौन सा नवा स्थान मिला है। किस विश्वविद्यालय में वीर तेजा जी का शोध केंद्र स्थापित होगा, वीर तेजा जी का शोध केंद्र कहाँ पे, JNBU जोधपुर में स्थापित होगा। वीर तेजा जी का शोध केंद्र कहाँ पे, JNBU जोधपुर में। राजस्थान में स्वास्थ्य योजनाओं कार्यक्रमों के मूल्यांकन व क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सेंटर कहाँ पर होगा, SHSRC स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में, ठीक है। राजस्थान में स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में किसानों द्वारा कर्ज राहत आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। अध्यक्ष हैं जो कि
हाईकोर्ट सेवानिवृत्त जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, और सदस्य इन दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष है। आयोग 3 वर्ष के लिए गठित किया गया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है? उदयपुर में किया गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया था। केरल का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त है? केरल का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त है? रति सक्सेना जी को। ये इम्पोर्टेंट है, रति सक्सेना जी को केरल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इन्हें इस वर्ष मीरा पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? रति सक्सेना जी को। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाई गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या है कि रोजगार हेतु 100 दिवस का कार्य दिया जाएगा इनको, जिसमें कॉलेज, राज समारोह, मेले, त्योहारों पर उनकी कला का प्रदर्शन किया जाएगा। कहाँ पे? कॉलेज में, राज समारोह में, मेले त्योहार में कला का। तो कितने दिन का, यहाँ से इम्पोर्टेंट यही है, इस योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा इनको। ठीक है, रेलवे स्टेशनों के वर्गीकरण में एनसीजी फर्स्ट कैटेगरी में शामिल प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? जयपुर रेलवे स्टेशन एनसीजी फर्स्ट कैटेगरी में शामिल प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है। और ये NH 5 और NH 3 कैटेगरी में भी है, अभी NH 1 में आ गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए प्रदेश में कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले शामिल हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही गंदी बीमारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए इसका टारगेट रखा है 2047 तक अपन सिकल सेल एनीमिया को अपने को ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये बागड़ रीजन हो गया, उदयपुर, सिरोही। ठीक है, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली, ये हो गए। यहाँ से अपन देख सकते हैं इनको अच्छे तरीके से कौन है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए कहाँ पे चलाया जा रहा है। ये तो एक तो बागड़ रीजन हो गया। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उसके बाद में हो गया उदयपुर से सिरोही लग रहा है, उसके बाद में पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। PPC पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, इनको सारे साउथ रीजन में है। ठीक है, तो इनको एक तो बागड़ रीजन, बागड़ से उदयपुर, सिरोही, उधर चित्तौड़गढ़ लग रहा है, और राजस्थान और पाली। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में लास्ट फैक्ट है राजस्थान करंट अफेयर का। किस स्थान पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब खुलेगा? कहाँ पे? कोटा यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब खुलेगा। कहाँ पे खुलेगा? प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब कोटा यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोटा यूनिवर्सिटी में खुलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की हालिया रिपोर्ट में विंड एनर्जी का पोटेंशियल में अग्रणी राज्य कौन सा? राजस्थान अग्रणी राज्य में आ गया है। पहले कौन सा था? गुजरात था अग्रणी राज्य में, अभी राजस्थान अग्रणी राज्य में आ गया है। किसके द्वारा निकाली गई है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की, ठीक है। तो ये राजस्थान की करंट अफेयर यहाँ पे जुलाई मंथ की ख़त्म होती है। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और नेता जैसा अधूरा काम ना करिए, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जैसे कि आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।